नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मोदी को चलता करने के लिए क्या-क्या साजिशें रची जा रही हैं और देखिए कहाँ-कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली जा रही है। ज़रा आज इस पे बात करते हैं, इसकी डिकोडिंग करते हैं। क्योंकि ऑल ऑफ सडन बहुत सारी घटनाएँ हम देख रहे हैं अपने आस-पास। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से शिवम जी। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। जी, धन्यवाद। शिवम जी, ये साजिशें क्या कह रही हैं? जी, मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का जो सपने हैं, वो आज का नहीं है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे, तब से ये प्रयास है। अगर मैं मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्हें छोड़ दीजिए। जब वो प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो सबसे पहली शुरुआत, इसकी जो ज्ञात शुरुआत है, वो पटना से होती है। पटना की रैली में क्या क्या हो रहा था, हमने देखा। खबर तो यहां तक है कि शायद मंच के नीचे भी कुछ था। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी उसे हैंडल करते हैं, वहां स्टैम्पीड नहीं होने देते, वो एक तरीके से काबिल तारीफ है। और उन्हें तब पता लग गया था जब वो एक तरीके से हवाई अड्डे के ऊपर थे, लेकिन वो फिर भी गए, कहीं पब्लिक के अंदर पैनिक ना हो जाए। 2015 में यूक्रेन के अंदर किस तरीके से उनका प्लेन मिस हो जाता है, यूक्रेनियन के द्वारा, रशियन एम्यूनिशन के द्वारा वो कोशिश की जाती है, वहां वो बचते हैं। उसके बाद पंजाब का ज्ञात है, वहां किस तरीके से बचते हैं। ये तो 3-4 वो तरीके हैं, वो एक तरीके से इंसिडेंट्स है जहां हमें पता है। उसके अलावा सत्ता परिवर्तन के लिए किस लिए बार बार प्रयास है, ये हम देख रहे हैं। खासकर किसान 2019 के बाद पंचवर्षीय योजना की तरह हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है। किसान आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, SC/ST का आंदोलन है, अग्निवीर का आंदोलन है, फिर CA/NRC का आंदोलन है। जब ये नहीं हो पाया, तो 2024 के चुनाव में किस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या कहें एक विदेशी इंटरफेरेंस था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि सिर्फ दुनिया देख नहीं रही है, इंटरफेयर भी कर रही है अपने चुनाव में। और मैं याद रखूंगा इस चीज को। और ये संसद में भी कहा जाता है कि 6 महीने में भारत की राजनीति बदलेगी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, वो इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है। पहली बार लगा तुक्का, दूसरी बार लगा कि चलो ठीक है, झेल लेंगे। 15 साल सत्ता से बाहर होना, और उसके बाद ये भी उम्मीद नहीं है कि अगली बार आएंगे, नहीं आएंगे। आपका पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। उसे बचाए रखने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना पड़ेगा। और हर साल कोई नई टूल किट, हर साल कोई नई टूल किट। और मैंने अभी लगभग 3 हफ्ते पहले अपने एक शो किया था अपने चैनल पे। मैंने वो 6 जगह बताई थी जहां ये तैयारी चल रही है, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट टाइप चल रहे हैं कि भैया जिसका जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें समय के हिसाब से। अच्छा, अब इसकी जरूरत है तो महाराष्ट्र को एक्टिवेट कर देते हैं, यूपी को कर देते हैं, बंगाल को कर देते हैं, जम्मू कश्मीर को कर देते हैं, तमिलनाडु को कर देते हैं, आंध्र को कर देते हैं। 6-7 जगह ऐसे बताई थी, और उनमें से कई जगह ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो चुकी हैं कि भारत में किसी भी तरीके से एक शांत माहौल ना हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोजेक्शन हो सके, भैया इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है, ठीक है, भारत बहुत मजबूत होगा। ऑप सिंदूर में हमने पाकिस्तान को पेल दिया, ठीक है, चाइना नहीं आ, कालवान में हमने मैसेज दे दिया, डोकलाम में दे दिया, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर बहुत कुछ दिक्कत है। देखिए, मोदी इनसे तो लड़ लेगा, उनसे कैसे लड़ेगा? ये मैसेज देने का प्रयास है। एक एक को डिकोड करते हैं जी। अभी जो चल रहा है ये फेज 1 है, और फेज 1 लगभग समाप्ति की ओर है। फेज 2 में क्या होगा वो भी बात करेंगे। पहला फेज 1 क्या है कि छोटे छोटे इग्निशन पॉइंट तैयार किए जाए। सबसे पहले आपने लद्दाख में देखा कि एक व्यक्ति जिसकी 134 एकड़ जमीन इसलिए सरकार ने वापस ले ली क्योंकि भैया वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था। उसे कहा था ना 1 साल के अंदर तुम्हें करना है, 1-1.5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं करा, कोई शुरुआत नहीं की। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है भाई, बहुत बड़ा आदमी है, पता नहीं क्या इन्वेंशन किया, ऐसा क्या तुमने बनाया, दुनिया को ऐसा क्या दिया कि तुम्हारे पीछे दुनिया चले। तुमने जो वो आई स्तूपा बनाया था, वहां के लोकल लोग कहने लगे भाई ये कामयाब नहीं है। तुमने कहा मैं ऐसी बिल्डिंग बनाई है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, भाई दुनिया का, भारत में हर दूसरा आर्किटेक्ट बना रहा है, तुमने क्या खास किया? तुम्हें रेवेन्यू मैग्सेसे अवार्ड मिला, इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। उसके बाद जब ये पूरा कांड हो जाता है फरवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर लेह लद्दाख के अंदर, उसके बाद क्या जानकारी निकल के आती है? भैया पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के आ रहा है। डीजीपी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, जम्वाल SD जम्वाल साहब हैं, वो बोल रहे हैं पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के आ रहा है। मोहम्मद यूनुस से तुम मिल रहे हो, पाकिस्तान से तुम मिल के आए हो डॉन न्यूज के प्रोग्राम के अंदर। देखिए, मुझे
लद्दाख कुछ अलग तरीके से देखता हूं मैं इंसिडेंट्स को। हम देख रहे हैं कि भैया उसकी जमीन ले ली और ये सब हो गया और ऐसा ऐसा है, मैं उसे एक अलग तरीके से देखता हूं। ये कब होता है? जब आसिम मुनीर एंड कंपनी अमेरिका में होते हैं। दरअसल इंटेंशन जो मुझे लगता है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन जो मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा है कुछ इस तरीके से कि भैया आप लेह लद्दाख के रीजन को डिस्टर्ब कर दीजिए। जैसे गालवान वाली घटना हुई थी ना, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारा मोबिलाइजेशन आपके वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट पे हुआ था। एग्जैक्टली। और आपका जो वहां की आर्मी थी, वहां पे एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो गया, जंगें कम, मतलब फोर्स कम हो गई। और उसके बाद जम्मू के जंगलों को किस तरीके से उन्होंने घेरा, राजौरी और ये जब पूरा का पूरा एरिया है, कि महीनों महीनों लोगों, जो सेना है उसे कॉम्बिंग करनी पड़ती थी। वो पैड कमांडोज आ रहे हैं, कभी एसएसजी वाले आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था, क्योंकि वहां पे संख्या कम थी। अब उसके बाद जब इधर संख्या आ जाती है ऑप सिंदूर के माध्यम से, अब भैया इन पे दोबारा से दबाव बन रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे, तो वो चाहते हैं इसे रिलीव करना, तो भैया आप ईस्टर्न फ्रंट को थोड़ा सा इग्नाइट कर दीजिए। उस एंगल से अगर सर्च देखें तो क्या लेह लद्दाख में इसलिए था कि भैया यहाँ कुछ बड़ा होगा, फिर सीआरपीएफ होगी, फिर यहाँ पे आर्मी आएगी, डिप्लॉयमेंट होगा, भैया बहुत बॉर्डर एरिया है, इस डर से आर्मी को इधर लाया जाएगा, फिर वहां पे सिचुएशन हल्की हो जाएगी, आसिम मुनीर उसका इस्तेमाल करेगा अपने एक्सटेंशन के लिए, उसे 5 साल का एक्सटेंशन चाहिए। तो क्या ये सब था? क्या ये फेज 1 था? मतलब ये फेज 1 का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, जब से वक्फ के नाम पर सरकार, जो एक तरीके से कह सकते हैं कोर्ट है, उसने एक निर्णय एक खास पक्ष के विरोध में गया। भैया किसी के पक्ष में जाता है तो दूसरे के विरोध में जाता है, ऐसा नहीं है कि विरोध करने के लिए विरोध है, मतलब एक को अच्छा लगेगा एक को बुरा लगेगा, तो मुस्लिम पक्ष के वो पक्ष में नहीं गया। उसी दिन से जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने एक मुहिम चलाई है कि भैया निकल के आओ, तुम्हारी मसाजिदें छीन दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो एक इंटरनल टर्बुलेंस क्रिएट किया जाए। तो जिसमें आई लव जो एम वाला जो ये पूरा कैंपेन चल रहा है, ये जानबूझ के लॉन्च किया गया है। कहीं भी आप बैनर पोस्टर लगाओ, अलग अलग चीजें करो जो जो आपको करना है, उसके बाद भाई कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष से गलती हो ही जाती है। भैया आप सड़क पे पोस्टर लगा रहे हैं, भैया वो जगह ऐसी है, पब्लिक प्लेस है, कुछ ना कुछ होगा, बच्चे खेल रहे हैं, गेंद लग जाएगी, कोई एक्टिवा खड़ी कर देगा, कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखिए, सड़क के ऊपर रंगोली बना दी, उसके बाद किस तरह का उपद्रव करने का प्रयास हुआ। बरेली में देखिए किस तरह का उपद्रव करने का प्रयास हुआ, कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, उन्नाव में हुआ, और ये लगातार 4 सितंबर से चल ही रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि 3 तारीख को हम भारत बंद भी बुलाएंगे जी। तो जानबूझकर पॉलिटिकली इन सारी सिचुएशंस को इस्तेमाल करने का प्रयास है कि बॉर्डर पे भी सरकार बिजी हो जाए, यहां पर भी सरकार बिजी हो जाए। महाराष्ट्र में कर दिया कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में कर दिया, गुजरात में कर दिया। गुजरात में गरबा का प्रोग्राम चल रहा था, माता जी का पूरा कार्यक्रम है, 9 दिन नवदुर्गा की जो पूजा होती है गरबा में, वहां पे पत्थरबाजी की घटना हुई, वो किस तरीके से पुलिस गेट तोड़ तोड़ के अंदर घुसी, उसकी वीडियोस हम सब देख रहे हैं। यूपी में किस तरीके से हुआ, देखिए जो फर्स्ट फेज था ना, वो यही था कि छोटे छोटे इग्निशन पॉइंट्स तैयार किए जाए और उन्हें टेस्ट किया जाए कि कौन से में ज्यादा दम है, यूपी वाला अच्छा चलेगा कि गुजरात वाला अच्छा चलेगा, कि कहां से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए। अब जो लद्दाख में है वो भी तो एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, कि देखिए बुद्धिस्ट है, थोड़े से है, बहुत देशभक्त है, सरकार एक्शन ले रही है। जी, सरकार ने बुद्धिस्टों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, सरकार ने शिया मुसलमानों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, सरकार ने जो वहां पर भी उपद्रव कर रहा था और सीसीटीवी में आ रहा है, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ ले रही है। अब उसे अलग नैरेटिव दिया जा रहा है, जंतर मंतर पे पड़े हैं झोला बस्ता लेके, आम आदमी पार्टी वाले अलग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनका कनेक्शन भी कहां से सब जानते हैं। तो भारत में जितने भी उनके गुर्गे हैं सब एक्टिवेट हैं। आम आदमी पार्टी वालों को बड़ा दुख हो रहा है उनका। वो भी संजय सिंह भी गया था वहां पे, राहुल गांधी भी गया था। उसके बाद आप बरेली में देखिए, अब बरेली में दिक्कत क्या है, वहां एक ऐसा आदमी फंस गया है 2017 से, उसका गुणाभाग ही नहीं समझ नहीं आ रहा है कि इसे मतलब कौन से एंगल से इसे समझे। पहले तो समझेंगे ना जब कुछ करेंगे, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा, लंबा जाएंगे वो भी। वो हर चीज को प्रीएम्प्ट कर देता है। वो जो मास्टरमाइंड है तथाकथित बरेली का, उसकी 72 दुकानों पे बुलडोजर का खतरा है, उसका जो धंधा चल रहा था उसके ऊपर खतरा है, गिरफ्तारी कब हो जाए ये डर है, भीड़
बरेली छोड़ छोड़ के भागने लगी है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी। आप देखिए, लद्दाख में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ये सारी एक साथ है, कोऑर्डिनेटेड। अचानक से सबको बहुत प्रेम जागृत हो गया है नबी के प्रति। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अचानक से भारत में, तो ये समझ आता है कि किस तरीके से ये प्रयास था। और ये कब होता है? जब भारत का एक युवा नेता, चिरकालीन युवा नेता मलेशिया होके आता है। मलेशिया में कौन था? वो जाकिर नायक, खास बीमारी से ग्रस्त है वो, उसकी बीवी, उसकी बेटी, सब कुछ। और भारत में आते ही ये सब हो जाता है। ये फेज 1 है। देखिए, ये एक मैराथन की तरह चलेगा। आप ही सोचते हैं कि सरकार ने अरे सब फेल कर दिया जी, ना, ये प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। आपको निरंतर डिफ्यूज करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक प्रोग्रेसिव अलायंस नाम से एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। दुनिया में जितनी भी लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं वो उसका हिस्सा है। अमेरिका की डेमोक्रेट हो, यूके की लेबर पार्टी हो, जर्मनी की एसडीपी हो, ब्राजील की वर्कर्स पार्टी हो, भारत की कांग्रेस हो, या भारत की समाजवादी पार्टी, उनके ऑफिशियल साइट पर जाइए, आपको दिख जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी राइट विंग गवर्नमेंट कहीं रहे। और ये ग्लोबल नेक्सस चलता है। ये लोग है ना, ये गए थे चाइना में, एमओयू साइन करके आए थे, वो सब उसी पूरे के पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। तो जिस तरीके से भारत में अभी फेज 1 इग्नाइट है, फेज 1 जिस तरीके से चल रहा है, सरकार ने जिस तरीके से, योगी आदित्यनाथ हो, एलजी लद्दाख हो, उधर वो हर्ष भाई है होम मिनिस्टर गुजरात के, उधर देवेंद्र फडणवीस, जिस तरीके से 48 घंटे के अंदर अंदर पंचर निकाला है, अब नई स्ट्रेटेजी ने कुछ चाहिए होगी। अब कुछ नया है, क्या करें? ये तो नहीं चला, वोट चोरी नहीं चल रहा है। और वोट चोरी का तो ये स्थिति है पूरे भारत में, और खासकर बिहार में, कि जो यात्रा निकाल रहा है वहां का तेजस्वी यादव, वो अपनी रैली में वोट चोरी नहीं बोल रहा। यानी इन्हें समझ आ गया, भैया ये तो नैरेटिव नहीं चलेगा। जिस देश में, जिस बिहार में प्रधानी के चुनाव के लिए आदमी कहां कहां से वोटर जुगाड़ लेता है, उसे ये पता है कि इस मेरे गांव में, इस मोहल्ले में इतने वोट हैं, ये देगा और ये नहीं देगा, वहां वोट चोरी कर लोगे तुम। तो वो नैरेटिव नहीं चला, तो अब ये वाला नैरेटिव चलाने का प्रयास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये वाला नैरेटिव चलता है तो काउंटर पोलराइजेशन ऐसा होता है कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। और ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या। वो है ना मीम, अरे मोदी जी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, वो वाली स्थिति इनकी हो गई है। तो कुल मिलाकर फेज 1 एक्टिवेट हुआ और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर डिफ्यूज। अब तैयारी फेज 2 की है, और ऐसे मल्टीपल फेजेस आते चले जाएंगे। जी मनविंदर जी। शिवम जी, आपने दूसरे फेज के लिए जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो युवराज एक ऐसे देश में पहुंचे हुए जहां जैन जी बहुत एक्टिव हैं। जी देखिए, पहले नेपाल में हुआ, इन्हें लगा यार भारत में भी होगा। सारी सोशल मीडिया, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज है, कांग्रेस है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, उनकी जो सोशल मीडिया सेल है अच्छी है, ठीक ठाक है। उनके जो गुर्गे हैं, जितने बॉट्स हैं, वो भी ठीक ठाक काम करते हैं। सब कूद पड़े मैदान में, अरे अब होगा, अब होगा, अब होगा। और पहले फेज में एक चीज और भूल गया मैं, एक पार्टी के नेताजी तो इस हद तक चले गए भावनाएं आहत करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े समाज सुधारक है, राम से भी बड़े हैं। मतलब आप भरे मन से खड़े होकर किस तरीके से भावनाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं। खैर, फेज 2 में अब प्रयास ये है कि क्या किया जाए, नया क्या नया लाया जाए। जब पिछली बार गए थे ये बहरीन के रास्ते, कहां गए थे, तो वोट चोरी आया था। अब ये मलेशिया गए हैं तो ये आया है। अब दक्षिण अमेरिका की यात्रा है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, उसके अंदर भी एक जनजी आंदोलन चल रहा है वहां की राइट विंग कोalition गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या इसलिए गए हैं, क्या जो भी गए हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन जो भी गए हैं, क्या वहां स्टडी करने गए हैं क्या, कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे वहां जाके करना है। वो कह रहे हैं कि अरे आज फला देश में लैंड हो गए हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलना है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलना है, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देना है। मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं,
उन्हें तो यूएनजीए की बैठक में जाना है, एससीओ में जाना है, फला में जाना है, और एक एक यात्रा में 3-3 4-4 देश कवर कर लेते हैं। देखिए उनकी ऑफिशियल विजिट्स होती हैं। प्रधानमंत्री उस देश में गए जिस देश में भारत का प्रधानमंत्री या तो कभी नहीं गया, कभी 30 साल पहले गया, कभी 50 साल पहले गया। लीडर ऑफ अपोजिशन भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा यात्राएं करता है, और सीआईएसएफ सीआरपीएफ ऑलरेडी कह चुकी है भैया ये कहां जाते हैं हमें नहीं पता होता, कोई निजी यात्रा बता दिया जाता है। एक अंदाजा था कि हर 6 दिन में एक विदेशी यात्रा होती है, 50 से 60 विदेशी यात्राएं होती हैं इनकी साल की एवरेज, तो यानी कि हर 5 से 6 दिन में एक बार ये विदेश रहते हैं। तो आप ये मानिए अब ये वहां गए हैं, कोई नहीं आएगी, कोई बैठक नहीं आएगी, किस नेता से मिले, कहां किस कॉन्फ्रेंस में गए, क्या होए क्या नहीं होए, लेकिन कोइंसिडेंटली वहां कुछ हो रहा है, और वो भारत में आएंगे, उसके कुछ महीने के 2 महीने 4 महीने के अंतराल में भारत में भी कुछ होगा। तो उस फेज 2 के लिए तैयार रहिए। और इकोसिस्टम इस तरह का देखिए, इकोसिस्टम किस तरीके से जल्दी भावनाएं उनकी एकदम से कैसे वो एग्रेसिव होकर टूट के पड़ते हैं। कल मतलब जब ये मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ एशिया कप में, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है, भैया अपने प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, वो तो यही कह रहा है कि ना तुमने हरा दिया। और वो कब हुआ, ये माहौल तब हुआ जब पूरा का पूरा पाकिस्तान इसे ऐसे लेके चल रहा था, भैया इस मैच के बाद तो गजवा हिंद है, ऑफ सिंदूर 2 है, ये हमारी तरफ से हम बदला ले लेंगे ऑफ सिंदूर का। जब वो उस इंटेंट के साथ उतरे हैं, वहां का मोहसिन नकवी उनका पीसीबी का हेड कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, उस इंटेंट के साथ जो टीम उतरी है, जब उसका जवाब दिया जाता है तो अपने ही देश में लोग पागल हो जाते हैं। तो इकोसिस्टम किस तरीके से कि भाई प्रधानमंत्री कल ये कहते हैं ना कि सांस लेना बहुत अच्छी चीज है, तो ये लोग सांस लेना छोड़ देंगे। सही बात है। प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि उसके बाद हाथ धोना है, तो ये कहेंगे नहीं हम तो चाटेंगे। ये स्थिति है इन लोगों की, और इस हद तक ये डेस्परेशन है, इसलिए परेशान है। और आपको फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये चलता रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इन्हें 2 लोग या कहें 3 लोग ऐसे फंस गए हैं कि एक दो तो आइडियोलॉजिकली मतलब स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है उन्हें पता है, और एक को पता है डंडा कैसे चलाना है। एक ग्राउंड फोर्स को संभालता है और 2 मास्टरमाइंड को संभालते हैं। और आप ये देखिए, लोग कहते हैं ना कि सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। सरकार एक्शन अब तब ले रही है जब आप कुछ करते हैं, ताकि आपकी मॉडस ऑपरेंडी समझी जाए। मैंने आपके चैनल पे बोरिस बेकर और आंद्रे अगासी की कहानी भी सुनाई थी, वही वाला स्थिति है। सोनम वांगचुक ने जब कर लिया, अच्छा यहां से पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, इस एफसीआर लाइसेंस का ये दुरुपयोग है, 1.5 करोड़ वहां से आए, 2.5 करोड़ वहां गए, सब चेक कर लिया, जोधपुर ले चलो। वो अमृतपाल सिंह पंजाब में, अच्छा ऐसा ऐसा ये पूरी ये स्थिति कर ली है हमने, फिर एकदम वो जंगलों में भागते दिखाई दिए खेतों में, पुलिस आ गई हो, बस वो वीडियो आई, उसके बाद तो पता ही नहीं लगा वो कहाँ गए। उसके बाद ये पीएफआई वाले कूद रहे थे, हम भी रोज कहते थे कब एक्शन कब एक्शन कब एक्शन। अब कहीं पीएफआई थी भी नहीं, ये पता नहीं है किसी को। तो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 2.0 का क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो सरकार किस तरीके से ठंडा करके खा रही है, जिस तरीके से धीरे धीरे समझ के, वही कहते हैं पहले तुम चला लो, तुम्हारे तरकश में जो तीर है पहले मैं देख लूं ना तुम क्या क्या करोगे। भैया मैं अपनी S-400 बाद में निकालूंगा, पहले तुम चला लो सारे जो ड्रोन जो तुम्हारे पे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, एक भाषण देते हैं, एक एक्शन होता है, फिर बैक टू स्क्वायर 1, फिर नई कोई रणनीति लेके आओ, ये स्थिति इनकी हो जाती है। ये चलेगा, निरंतर चलेगा और चलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये चलता रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की सरकार यहां रहने के लिए आई है। अगर किसी खुदा ना खास्ता ये सरकार अगर कभी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ जब जाएगी जब प्रधानमंत्री कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है जी, दोबारा चुनाव कराओ, मुझे 272 चाहिए। और 272 आएंगे आज की स्थिति में, क्योंकि विपक्ष वो मजबूत नहीं है, वो अल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा। इसीलिए जो भी चल रहा है आप चलने दीजिए। सब भैया ट्रंप नहीं कर पा रहा, ट्रंप पत्ते फोल्ड करने वाला है। आपको क्या लगता है पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई थी गाड़ी में, जी मोदी जी ने ये पूछा होगा कि भाई साहब ये सूट कहां से सिलवाया है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी पूछा होगा।
कुछ ना कुछ तो चर्चा हुई होगी भैया, कुछ इनपुट उनके पास होंगे, कुछ इनपुट हमारे पास होंगे, हमने बताया होगा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, उन्होंने बताया होगा हमारे साथ ऐसा होने वाला है। और भारत की जी। एजेंसियां आज किस हद तक मजबूत है आप ये समझ लीजिए। छोटा सा उदाहरण दूंगा, MBS जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है, उसका तख्ता पलट होने वाला था, भारत ने बचाया था, भारत ने इनपुट दी थी। वो दिन लद गए कि भैया इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं, ये निज्जर से पूछो, ये पाकिस्तान में बैठे उन लोगों से पूछो जो नॉन गनमैन से परेशान है। जी। और देखिए जहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल सरीके और राहुल गांधी सरीके लोग जो है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, अरे ये सही नहीं किया, सोनम वांगचुक की आवाज दबा दी, योगी ने बरेली के बाजार में लठ बजवा दिया, ये इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। बरेली पे तो बोल नहीं रहे हैं, काउंटर पोलराइजेशन का डर है बिहार का। सोनम वांगचुक पे बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे? संसद सत्र खराब करेंगे और कुछ नहीं होगा, अगर उससे पहले कोई नई टूल किट ना आई तो। एक ट्वीट में देख रही थी प्रदीप भंडारी का, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बड़ी सही लगी उनकी कि राहुल गांधी एक और विदेशी यात्रा पे निकल पड़े हैं। देखना ये होगा कि इस बार वो बंद कमरों में किस नए भारत विरोधी तत्व से मुलाकात करेंगे। जल्दी पता राहुल गांधी की एक खास बात है, छुपाते ज्यादा देर नहीं है, पहले ही बता देते हैं केरोसिन बिछा दिया जी, 6 महीने में सरकार जाएगी जी। दिया वो सलाई देने की अधीर जरूरत है। वो अधीर बालक की तरह है, उन्हें लगा अच्छा नया खिलौना मिल गया, सबको दिखाना है। घर वालों ने मना करा ना, बाहर नहीं दिखाना, लेकिन मन है दिखाने का। क्या करें? क्या करें? अब वो उसी में ऐसा खिलौना देखा है तुमने, ऐसा खिलौना होता है ना, ऐसे बताएंगे, ऐसा बंदर होता है, ऐसे करता है, वैसे। अब बता नहीं सकते मेरे पे है, और बताने की उतावलापन है, तो उसी में वो सारे राज खोल देते हैं आधे तो। एक और तो चीज है राहुल ना गांधी, शिवम भाई, आप कह रहे हैं बंद कमरे में क्या होगा, जल्दी पता लग जाएगा, राहुल गांधी पे कंट्रोल नहीं होगा। एक और बात है ना, देखिए इनकी जो राजनीति है या कहूँ कि जो इनकी मोहब्बत की दुकान है, वहाँ पे क्या हो रहा है इस समय? वहाँ पर तो इस समय दिवाली आने वाली है तो मनविंदर जी, पटाखे और जो है ये सब चीजें बिकनी शुरू हो गई हैं। आज सबसे हाइड्रोजन बम, देखिए, आज जो है ये वाला बम। नहीं नहीं, सबसे पहले तो मेरा अनुरोध ये है, मोहब्बत जब दुकानों पे बिकने लगे तो उन दुकानों को क्या कहा जाता है, तो ये सवाल सबसे पहले राहुल गांधी को पूछिए। जी जी मोहब्बत कभी दुकान पे नहीं बिक सकती, ठीक? जी, आप हीरा तो मंडी का उनका डायलॉग बोल रहे हैं, जी, हीरा मंडी का डायलॉग बोल रहे हैं आप। हाँ। देखिए अब बात वही है ना, वो एक तरीके से अब उनका रेफरेंस पॉइंट ही गलत है, वो खड़े ही गलत जमीन के ऊपर है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बम, एटम बम, सुतली बम, सारे तो हाथ में फट जा रहे हैं। कोई सीला हुआ निकल गया, किसी की बत्ती उल्टी है, किसी की बत्ती छोटी है, वो सारा का सारा अपने आप को ही चोटिल कर रहे हैं। सही तभी बात, तो आसपास के सारे संगीत साथी छोड़ के चले गए। अकेले जी। पड़ गए इस समय। और तो देखिए मुझे एक और चीज ध्यान आई अकेले पड़ने की वजह, ये एक नया वारिस भी तो मिलने जा रहा है ना कांग्रेस को, क्योंकि भैया की बस की तो कुछ रही नहीं, तो दीदी ने अपना अरे वारिस दी दिखा दिया कांग्रेस को। दीदी तो बहुत पहले से है लाइन में, दीदी तो इंतजार कर रही हैं। वो 100 गलती किसने की थी, वो कृष्ण जी के सामने, जी उन 100 गलतियों का इंतजार कर रही हैं। 95, 96, 97, 99, वो गिन रही हैं। 100वां चुनाव हारे, 100वीं गलती हुई, दीदी हाईजैक करेगी। और देखिए मैं तो कह रहा हूं, उम्र लंबी हो, सब कुछ हो, जिस दिन मदर इक्वेशन से और पिक्चर से गायब हुई, भैया के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल बिल्कुल सही कह है। रहे हैं शिवम जी, दीदी आगे बिल्कुल आएंगी, सही कह अब रहे हैं। तक भैया की सिर्फ एक शील्ड है, वो है मम्मी जी। उन्हीं के कांटेक्ट, उन्हीं के रेफरेंसेस से ये यात्राएं होती हैं। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना स्नेह बनाए रखिए, चैनल के लिए लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय जय।